मारेंगे, बंदूकों से हम डंडे से भी मारेंगे। कोविड-19 से पहले कोविड-18 को घर भेजना बहुत जरूरी है। आपने आज अपना फैसला दे दिया है, इस इलेक्शन को अब जाना होगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी इस वक्त हुकूमत गिराने के लिए आज मुल्तान में लहू गरमाने के लिए अपना पावर शो कर चुकी है। और ये सियासी तहरीक इस वक्त सरगर्म है जब मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर हलाकत खेज हो रही है। ये मोहलक वबा ना ये देखती है कि हलाक होने वाले का ताल्लुक किस सियासी जमात के साथ है, ना ही ये हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई तमीज़ करती है। जब तमाम अस्पतालों में हंगामी सूरत हाल है और अवाम को शऊर और आगही देने वाली सियासी जमातें खुद जोश में होश खो बैठी हैं, जिसके भयानक नताइज हो सकते हैं, इस तमाम सूरत हाल पर मेरे 8 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, अगर अवाम के मफाद के लिए 11 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद ने हुकूमत गिरा भी दी, लेकिन वबाई सूरत हाल मजीद बिगड़ गई, तो इस तबाही का जिम्मेदार कौन होगा? सवाल नंबर 2, आज मरियम नवाज ने कहा कि मुल्तान जलसा होने से पहले ही कामयाब हो गया, लेकिन अगर इस कामयाबी से अवाम की जान खतरे में पड़ गई तो क्या वो इसकी जिम्मेदारी कबूल करेंगी? सवाल नंबर 3 रोज पहले मरियम नवाज साहिबा ने मेडिकल स्टूडेंट्स का वबाई सूरत हाल में इम्तिहान के इनेकाद पर उसे हुकूमती जबर करार दिया, लेकिन इसी वबाई सूरत हाल में आज मरियम नवाज मुल्तान जलसे में खुद शामिल हो गई। क्या ये फैसला दुरुस्त था? सवाल नंबर 4, पीपल्स पार्टी के कायद बिलावल भुट्टो खुद जिस वबाई मर्ज से इस वक्त मुतासिर हैं और जलसे में शिरकत ना कर पाए, क्या ऐसी सूरत हाल में अवाम की जान को खतरे में डालना क्या सियासी बसीरत है? सवाल नंबर 5, मौलाना फजल रहमान ने अपने कारकुनों को मुकाबला करने और बंदूक के मुकाबले में डंडे उठाने का हुक्म दिया। जब मुल्क शदीद इंतशार का शिकार हो तो अपने कारकुनों को इश्तियाल अंगेज हुक्म देना क्या दुरुस्त है? सवाल नंबर 6, मेरे कप्तान ने कहा था कि अगर अपोजिशन एहतजाज करेगी तो हम उन्हें कंटेनर्स फराहम करेंगे, तो फिर पंजाब में पहले गुजरांवाला और अब मुल्तान में अपोजिशन को क्यों रोका गया? सवाल नंबर 7, क्या मुल्तान में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे और पीपल्स पार्टी के जियालों को गिरफ्तार करने की गलती से उस्मान बुज़दार ने अपोजिशन का काम मजीद आसान तो नहीं कर दिया? सवाल नंबर 8, जुमलेबाजी और जाती हमले करना और सियासी मुखालफत में इस हद तक बढ़ जाना कि उन्हें भी ना बख्शा जाए कि जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, क्या इस रवैये को किसी भी सूरत पर सियासी होशमंदी कहा जा सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पीडीएम का मुल्तान का जलसा अब से कुछ देर पहले तमाम तकारीर ख़त्म हुई। मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज और आसफा भुट्टो ने यहाँ पे आज तकारीर की। इसी हवाले से आज प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिरदौस आशिक अवान साहिबा आज हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून से अताउल्लाह तारड़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाज बलोच साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फिरदौस साहिबा, मुल्तान जलसा पहले आप लोगों ने कहा कि जी कोई रुकावट नहीं डालेंगे, रुकावटें भी डाली, कंटेनर भी खड़े किए, गिरफ्तारियां भी हुई, सब कुछ ही किया आप लोगों ने, कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी जलसा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, हुकूमत ने पहले दिन आपके कैमरों के ज़रिए और ओवरऑल एक जो स्ट्रॉन्ग आजकल आपका नैरेटिव है कोरोना का, उसके हवाले से अदालती फ़ैसले जो आपने भी बार बार उसको रीइटरेट भी किया और पब्लिक भी हुए, और उनके अंदर जो रिफ्लेक्शन थी, जो कमिटमेंट थी, जो रिज़ॉल्व था, वो कोरोना की लहर से आवाम को बचाने की हिकमत अमली और हमारा इन्फेक्शस डिज़ीज़ कंट्रोल एक्ट जो है वो इस हवाले से और ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है। और SOPs मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पंजाब ने और NCOC ने कुछ डिफ़ाइन किए, ठीक, और वो हमारे लिए अपोजिशन के जलसे और जुलूस टारगेट और एजेंडा नहीं है। अच्छा। क्योंकि इससे पहले भी अपोजिशन ने जलसे किए, जुलूस निकाले, रैलियां की, वो एक गहमा गहमी और सियासत के उतार चढ़ाव में अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए
लौ गरमाने के लिए ये एक अपोजिशन का हथकंडा होता है, वो हर दौर में हुआ है और होता रहना है। ठीक है। और अपोजिशन को भी पता है कि इससे ना हुकूमतें जाती हैं और ना हुकूमत की सेहत पे कोई असर पड़ेगा। अगर किसी की सेहत पे असर पड़ेगा तो वो अवाम है, क्योंकि कोरोना की इस लहर का जो मुल्तान के अंदर 15% थर्ड इन्फेक्शस रेशो जो डिज़ीज़ की है वो अनफॉर्चुनेटली तेज़ी से मुल्तान के अंदर रेप्लिकेट हुई है। ये 15% का फिगर कहाँ से आया आपके पास? 15% का फिगर हमारे जो नेशनल डाटा बैंक है जो सारा इकट्ठा करता है शहरों का, अभी वो पिछले दिनों में कम हुआ है, उससे कमी आई है ड्यू टू आवर रेजिलियंस और टीम वर्क और एक प्रॉपर कह लें SOPs को फॉलो करके उसमें कमी आई है। लेकिन वो बढ़ सकता है, मज़ीद बढ़ सकता है, क्योंकि जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये अगले 10 दिन और ज़्यादा चैलेंजिंग होंगे। अच्छा। और ये जलसे से पहले से हमारे पास ये अलार्मिंग थ्रेट्स हैं। ये गिरफ्तारियां और ये सब कुछ इसलिए लगाए जा रहे थे। उसमें अब दूसरी बात ये थी कि इसको जलसे को किस तरह से अपोजिशन को ये कम्युनिकेट किया जाए कि जलसा ना करें। अच्छा। बार बार एक एप्लीकेशन गई इंतज़ामिया के पास कि आप इसको इजाज़त दें, अदालती फैसले की रोशनी में उन्होंने इस एप्लीकेशन को मुस्तरद किया। ठीक है। उसके बाद कानून हाथ में लिया गया। अच्छा। ताले तोड़े गए, स्टेडियम के अंदर जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट स्ट्रक्चर था उसको चैलेंज किया गया, गुत्थम गुत्था हुए और अल्टीमेटली रूल ऑफ लॉ प्रवेल किया और वो गिरफ्तारियां हुई। अच्छा। जिन्होंने कानून हाथ में लिया। ठीक है। किसी शख्स को जलसे में जाने से रोकने के हवाले से हुकूमत ने ना कोई गिरफ्तारी की। अच्छा। गिरफ्तारी वहाँ हुई जहाँ किसी ने कानून को चैलेंज किया, जहाँ किसी ने जानबूझ के ऐसे हालात पैदा किए कि पुलिस को उकसाए या नक्श अमन आमा करे और कानून का सरेआम मजाक उड़ाए। तीसरी चीज़ जो है कि जब ये सारा हमारा अमल जो था जिसमें हम बार बार इंगेज कर रहे थे इंतज़ामिया जो जलसे के मुंतज़मीन हैं उनको क्या आप जलसे से अवॉइड करें और स्टेडियम के अंदर जलसा ना करें। ठीक है। जहां मैस मोबिलाइजेशन होगी वहां मसाइल आएंगे। अच्छा। उसको जब उन्होंने वायलेट किया तो जाहिर ऑफ कोर्स जो क्रैकडाउन हुआ, लोग स्टेडियम से जब इन्होंने पकड़े, जिन्होंने ताले तोड़े थे, जिन्होंने कानून हाथ में लिया था, उसके बाद इंटरेस्टिंग सीन ये हुआ कि वहाँ से ये खुद सारा कुछ उठाया अपोजिशन ने। इनको ये यकीन हो गया कि अब हम यहाँ स्टेडियम नहीं भर सकते। ठीक है। और अब घंटाघर चौक का ऐलान करते हैं। आज आपने उसकी दूसरी एपिसोड देखी जब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि इनके अज़ाइम जो हैं वो वहाँ जो अब ये तकरीरें की कि हम कफन सरों पे बांध के निकले हैं। जी जी। इसका मतलब है कि ये खुद तो नहीं उन नहाते मासूम अवाम को कफन में लपेटने की एक स्ट्रेटजी के तहत गए हैं। समझ गया मैं। तो हमने उस तसादम से बचने के लिए कि पुलिस अपने नहत्ते शहरियों पे लाठीचार्ज करे और वो आलाकार पीछे बैठे हों, अवाम को वो ढाल बना रहे हों, अपनी ख्वाहिशात का ईंधन बना रहे हों, उसकी भेंट चढ़ा रहे हों, तो पुलिस ने रिस्ट्रेन किया। उनको ये इंस्ट्रक्शन थी कि आपने अवाम से नहीं उलझना। अवाम को या जो मासूम लोग हैं उनके साथ आपने किसी तरह भी तसादम की तरफ नहीं जाना। और आखिरी बात मंसूर, जब ये पुलिस को हदायत दी, रुकावटें उन्होंने हटाई और एक ओपन एनवायरनमेंट दिया कि आपने जो लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया है या जो वायलेशंस की हैं उस पे कानून अपना रास्ता बनाएगा। ठीक है। लेकिन इन्होंने दोबारा स्टेडियम के ताले तोड़े आज। अच्छा। ये स्टेडियम के अंदर गए, कोई 800,000 लोग वहाँ पहुँचे। जब इन्हें पता चला कि अब ये स्टेडियम जो है आवाम से नहीं भरा जाना, फिर ये वापस आए और इन्होंने वो रेला जो आवाम का था उसको रैलियों में तब्दील कर लिया और वो तवाफ पूरे मुल्तान का किया जो औलिया का शहर था, अमन का शहर था। हम नहीं चाहते थे कि वो फसाद का शहर बने। और ताड़र साहब की मैं थोड़ी सी उसमें हेल्प सिर्फ ये कर दूं कि जो जायरीन आए हुए थे सिंध से मुल्तान से मतलब सखर से सिंध से, वो सब कुछ होते हुए भी
घंटा घर चौक तक नहीं भर महदूद हो सकते। गए। ताहिर साहब, और क्यों कानून इतना हाथ में लेते हैं? इतना जब जुलूस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जब मंसूर इतने लोग जो है वो मुहर्रम के 10 मुहर्रम के जुलूस में घंटा घर में इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, जितनी बेबस अपोजिशन आज नजर आई, अच्छा, और थकी हुई उकताई हुई। चले उनको मुहर्रम के जुलूस के साथ ना कंपेयर करें, वो एक मजहबी बात ये है कि सरकार का सिस्टम ऐसे काम नहीं करता। अच्छा जी, एजेंसियां होती है ना, स्पेशल ब्रांच होती है, आईबी होती है, और डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट के अपने सेल्स हैं। वो क्या करते हैं मंसूर साहब, इन्होंने इतनी लंबी तमहीद बांधी जिसका रियलिटी से ताल्लुक नहीं था। मैं आपको बताता हूँ हकीकत क्या है। वो रिपोर्ट जनरेट करते हैं कि जी नून लीग का करता धरता गफार डोगर है, और वो फिर करते कराते एसएसपी स्पेशल ब्रांच रिपोर्ट जनरेट करता है मुल्तान, वो एडिशनल आईजी तक जाती है। वो मैं अर्ज करता हूँ ना जी, मैं अर्ज करता हूँ, हमें पता है, हमारे कॉमन नॉलेज है ना। अब आपकी दफा मैं नहीं बोला, तो अगर मुझे इजाजत दे दें, अगर आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दें तो मैं बात करता हूँ जी। मैं भी आया हूँ, शो में ही आया हूँ। तो वो रिपोर्ट जनरेट करते हैं, वो कहते हैं जी इस बंदे को अंदर करना बड़ा जरूरी, बड़ी मोबिलाइजेशन कर रहा है। अच्छा, फिर क्या होता है कि हम मुल्तान से वापस आते हैं, मैं और राना सनाउल्लाह खान, रातों रात पर्चा होता है गफार डोगर पे एंटी करप्शन का, उसको अंदर दिया जाता है कि ये मुल्तान शहर का इनका एमएनए रहा है, ये मास मोबिलाइजेशन कर रहा है। एंटी करप्शन का महकमा पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करके उसको अंदर करता है। और जज क्या करता है अगले दिन? जज के पास 2 ऑप्शंस थी, उसको जिस्मानी रिमांड पे तहकीकाती इदारे यानी एंटी करप्शन के पास भेजता, नंबर 2 उसको जुडिशियल रिमांड पे मुल्तान जेल भेजता। अच्छा। उन्होंने दोनों नहीं किए। जज साहब ने केस डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने कहा डिप्टी कमिश्नर ने ये चिट्ठी भेजी है कि इसको अंदर करें। उन्होंने कहा ये केस झूठा है, इस बंदे को रिहा किया जाए। नहीं, लेकिन वो तो कोरोना कह रही थी कि उसकी वजह से हमने नहीं, मैं ये आपको हकीकत बता रहा हूँ ना। कोरोना तो ये कह रही है ना, मैं मुकम्मल कर लूं जी। कोरोना तो ये कह रही है, अब एंटी करप्शन ये जलसे की जिस दिन मैंने जाके पूरे हमने मुल्तान डिवीजन की मीटिंग की, ये उस दिन की बात है। उस दिन दोपहर को पर्चा दिया गया। चले मुझे मुकम्मल करने देना, मैं मंसूर साहब सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगा, मैं आपको जवाब दे। चले आप जवाब। तो ये एंटी करप्शन के पर्चे दिए गए। अब अगला जो दिया गया उसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, 16 एमपीओ लगा दिया। पंजाब कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस एक्ट की तो बात हो रही है, एमपीओ की बात नहीं होती। एमपीओ हर दौर में मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर कि जी फलां शख्स से नक्शे अमन का खतरा है, उसको 30 दिन के लिए बंद कर दिया जाए। वो 30 दिन उसने कोरोना फैलाना था, बंद करते तो उसको करते। पंजाब कंट्रोल ऑफ अमन वगैरह और ताले तोड़ दिए ना, ताले तोड़े, दरवाजे तोड़े, अंदर अब उसका क्या हाल हुआ? आज सुबह क्या किया लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच ने? उन्होंने कहा जी पॉलिटिकल बेसिस पे इसको पकड़ा, इसको छोड़ें आप। अच्छा। और रिहाई का हुक्म दिया। हमारे लिया तक, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैं पार्टी का सेंट्रल ओहदेदार हूं, लिया से हमारे एमपी हैं महर एजाज अचलाना, 2002 में भी एमपी थे, 8 में भी थे, 13 में भी थे, 18 में भी अल्लाह ताला के फजलो करम से वो एमपी हैं। उनको एंटी करप्शन उठा के बंद किया हुआ, गिरफ्तारी बाद में डालते हैं। बात ये है कोई भी मुकदमा बना देते हैं कि जी फलां ठेका है, फलां है। अच्छा। इनको ये सारे मुकदमात जो सियासी बुनियादों पे बनाए जा रहे हैं, हाँ। ये खौफ है। और ये स्ट्रेटेजी क्या है? इनको पता था कि लोग इकट्ठे हो जाएंगे। मैंने खुद गुजरांवाला में कुछ नहीं तो 8 कंटेनर मैंने साइड पे करवाए। कैसे करा? मेरे पास चाबियां पड़ी थी, मैंने मेरे पास क्लिप्स मौजूद हैं। प्रॉब्लम ये है जब इनको पता हो ना कि जी लोग इकट्ठे हो गए हैं और ये रुकावटें हटा देंगे, फिर ये आखिरी मिनट पे कहते हैं देखें हमारी फराख के लिए हमने इजाजत दे दी, हमने कहा जी रुकावटें हटा दें। तो ये इतना सिंपल है नहीं। जिस मैं इजाजत, मैं आप दोनों से मैं दोबारा आ रहा हूं। मैं जरा उधर जाना चाहूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नाज बलोच साहिबा, आज यौम तासीस के सिलसिले में आज आसफा भुट्टो साहिबा की एक पॉलिटिकल लॉन्चिंग भी थी, एक किस्म की पहली तकरीर उन्होंने की थी। ये कोई वो ज्यादा मांद नहीं पड़ गया? इन्होंने आपको जलसा नहीं प्रॉपरली करने दिया? ये बेहतर सिलेक्शन थी या कहीं अगर और कर लेते तो बेहतर नहीं था मेरे ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि हुकूमत बौखलाहट में जिस तरह से अपना दोहरा मयार साबित कर चुकी है, आपके सामने है। जमात इस्लामी के जलसे हो, उसके अंदर कोरोना नहीं आता, उधर एसओपीज की वायलेशन नहीं होती। उसके बाद असद उमर साहब सिंध में आए, कन्वेंशंस करें, लोग खचाखच उनके इर्द गिर्द खड़े होकर इतने करीब से तस्वीरें खींचे, वहां कोरोना नहीं फैलता, वहां एसओपीज की खिलाफ वर्जी नहीं होती, वहां किसी को भी पकड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही पीडीएम का कोई जलसा होता है तो उससे पहले लोगों को पकड़ना, धकड़ना, बंद करना, ये आमरीत और जिया के दौर की यादें ताज़ा ये हुकूमत कर रही है। और फिर उसके अंदर कहना है कि जी हमें बड़ी फिक्र है अवाम की। अवाम के तो आपने निवाले छीन लिए हैं, अवाम को तो आपने सतह गुर्बत से नीचे फेंक दिया है, अवाम को तो आपने पेशावर में बसों को धक्के लगाने के लिए छोड़ दिया हुआ है। मैं एक सवाल कर लूं आपसे, नाज बलोच साहब, एक सवाल आपसे ही सवाल।
میں اور یہ خاص طور پہ دونوں اپوزیشن رہنماؤں سے، لیکن آپ پہلے جواب دیجیے گا ناز بلوچ صاحبہ، کیا یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کے اکٹھے ہونے سے کرونا پھیلتا ہے؟ یہ کوئی ڈینائی تو نہیں کر رہا اس چیز کو؟ آپ اس چیز کو آپ ایکسیپٹ کرتی ہیں؟ نہیں دیکھیے، میں آپ کو کلیئرلی بتاتی ہوں کہ جب ابتدا میں شروع میں دنیا بھر میں پھیلنا شروع ہوا اور اسے کمبیٹ کرنے کے لیے سب تیاریاں کر رہے تھے، اس وقت تو یہ حکومت ہی تھی نا جو کہتی تھی کرونا از جسٹ اے فلو، یہ تو کہتے تھے عام سے بخار ہوتا ہے، نزلہ زکام ہوتا ہے، اس سے زیادہ لوگ گاڑیوں کے حادثات میں مر جاتے ہیں۔ ایک تو یہ حکومت یو ٹرن اتنی لیتی ہے کہ ان کو خود ہی یاد نہیں رہتا کہ یہ کل کیا کہتے ہیں اور آج کیا کہتے ہیں اور کل انہوں نے کیا کہنا ہے، اور اتنی ہی صفائی سے، اتنی ہی ڈھٹائی سے جھوٹ بول لیتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی باتیں جو ہے وہ لوگ بھول چکے ہیں۔ یہ کل تک خود کہتے تھے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ ایک عام فلو ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد آپ آ جائیے اکتوبر کے مہینے میں اسد عمر صاحب نے جب کہا کہ دنیا میں دوبارہ ایک سیکنڈ لہر پھیلنے لگی ہے، اور یہ تمام باتیں جب انہوں نے کی، تو اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ گلگت بلتستان میں جو جا کر وہاں پہ علی امین گنڈا پور گالم گلوچ کر رہے تھے، اس وقت حکومت ان کو بھی روکتی اور وہاں جا کے ان کو کہتی کہ لیڈ بائی ایگزامپل۔ اچھا ناز بلوچ صاحب، ایک بات بتائیے، ایک بات مجھے، کیونکہ میں ظاہری بات ہے میرا آپ تینوں میں سے کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، لیکن مجھے تینوں اس وقت اس طرح لگ رہے ہیں جیسے کرونا کو اپنی اپنی جگہ پہ استعمال کرنا ہے۔ ان کا جلسہ ہو تو کہتے ہیں دیکھیں جی یہ کرونا کی وائلیشن کر رہے ہیں، اپنا جلسہ ہو تو سب خیر ہے، اور یہ سب کے تینوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ آپ لوگ اس بات کا احساس کریں، انہوں نے اگر یو ٹرن لیا، اگر گورنمنٹ نے یو ٹرن لیا تو آپ لوگوں نے بھی تو یو ٹرن لے لیا نا۔ آج آپ لوگ اسی کرونا سے ڈرتے نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں تاڑی ایسی تیسی آجو سارے جلسے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، خیر ہے۔ اپنے لیڈر بلاول بھٹو صاحب اس وقت وہ کرونا پازیٹیو ہے، ہی از ان کوارنٹین، آپ لوگ خود بھی تو اس بات کا احساس کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے غلطی کی آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں تو احتیاط کرے ہیں نا۔ نہیں دیکھیں، میری گزارش سن لیں۔ دیکھیں، یہ اگر کوئی شخص کرونا سے افیکٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے بلاول بھٹو صاحب کو، لیکن وہ احتیاط کر رہے ہیں، ہی از ناٹ اسپریڈنگ اٹ، وہ لوگوں میں پھیلانے کے بجائے وہ کوارنٹین ہوئے۔ جب تک وہ لوگ پبلک میں رہے، انہوں نے تھرو آؤٹ اپنے تمام جو پریکاشنز ہیں ان کو استعمال کیا، ایس او پیز پہ پراپر عمل کیا، اور وہی طریقہ کار اپنایا جو ایک سٹینڈرڈ ایس او پیز ہیں۔ لیکن میری گزارش یہ رہی کہ اس وقت عوام کو جو مشکل میں اس حکومت نے ڈالا ہے وہ کرونا وائرس سے زیادہ خوفناک ہے، اور وہ جو خوفناک انڈیکیٹرز ہیں وہ معاشی دیوالیے کے ہیں۔ 5.8 سے جی ڈی پی -0.2 یہ کہتے ہیں، حقیقت میں وہ -1 تک پہنچی ہوئی جی ڈی پی ہے، 52 کے بعد پہلی دفعہ ہوئی ہے۔ تو اس سے عوام کو نکالنے کے لیے کسی کو تو نکلنا پڑے گا، اس لیے کسی کو نہیں۔ ٹھیک ہے، میں ایک بریک لے رہا ہوں، میرا 2 سوال میں بریک سے پہلے چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے تمام پینلسٹ کے لیے۔ ایک، یہ ملتان میں ہم نے جو کچھ دیکھا ہے، اگلا پڑاؤ لاہور کا ہے، حکومت نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ ڈنڈا پھیرنا ہے یہاں پہ، یا ان کو کھلی چھوٹ اب دے دینی ہے، یا آخری مومنٹ پہ جا کے چھوٹ دینی؟ ایک دوسری بات یہ، اس پورے عرصے کے دوران، پچھلے 1 ہفتے کے دوران جس قسم کے سیاسی بیانات دیے گئے، خاص طور پہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کی جانب سے بھی، ان کی ٹویٹس بھی میرے پاس موجود ہیں، کیا سیاسی درجہ حرارت یہاں تک جانا ٹھیک ہے؟ یہ اپنے پینلسٹ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں، جوابات لیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ملتان جلسہ مکمل ہو چکا ہے، اگلا پڑاؤ لاہور کا ہے، ذرا اس کے بارے میں بھی اب پہلے سے پریڈکشن لے لیتے ہیں۔ فردوس عاشق اوان صاحب میرے خیال میں گورنمنٹ کی پالیسی واضح کر دیں گی تاکہ اپوزیشن کو بھی، میرے ساتھ بیٹھی ہے اپوزیشن کو بھی یہ میسج مل جائے گا کہ کیا ارادہ ہے۔ فردوس صاحبہ، ڈنڈا چلنا ہے یا اجازت مل جائے گی، کیا ارادہ ہے؟ منصور، پہلے تو چونکہ دونوں میرے آنریبل کولیگز نے بات کی ہے تو میں اس کو رسپونڈ کرنا چاہوں گی۔ اینٹی کرپشن کا ذکر ہوا، جلسے کے ساتھ اس کو انٹرلنک کیا گیا۔ جی، یہ بات تاڑر صاحب کو بھی پتہ ہے، اور میڈیا کے آپ جیسے جتنے بھی ایسے افراد جن کو آگاہی ہے، شعور ہے، ان کو پتہ ہے کہ اینٹی کرپشن پنجاب ماضی میں آرم ٹویسٹنگ اور کس طرح سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یوز ہوتا رہا ماضی میں۔ اور جو تاڑر صاحب نے بیانیہ دیا، یہ وہ ساری انہوں نے آپ بیتی سنائی کہ یہ کیا کرتے رہے۔ ابھی حقیقت یہ ہے کہ اینٹی کرپشن کے جن ایم این اے اور ایم پی اے صاحبان کے نام لیے انہوں نے، وہ سب وہ لوگ ہیں جو پی ایم ایل این کا کور، حکومتی چھتری اور اتھارٹی کو استعمال کر کے انڈیویجولی پاور گین کرتے رہے، اور اس پاور کو سیلف اورینٹڈ انٹرسٹ کے لیے ایکسرسائز کرتے رہے، اور قانون کو چیلنج کرتے رہے، اور قانون ان کے ہاتھوں یرغمال رہا۔ اب اگر وہاں طاقتور شخصیات کو قانون کے تابع ہونا
नागवार गुजर है तो कानून की हुक्मरानी का वादा हमने किया और हम करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ जो नाज ने की बात, उन्होंने इंडिकेटर्स और हुकूमत की नाकामियाँ गिनवाई, तो नाज मेरी बहन है, उसको शायद ये याद नहीं रहा कि वो इस वक्त सिंध के एक अहम सूबे में हुकूमत में है। जी जी। और सिंध के अंदर जो दूध की नहरें बह रही हैं, जिस तरह से वहाँ तरक्की खुशहाली की लाजवाल दास्तान रकम हो रही हैं, जिस तरह सिंध के अंदर हेल्थ केयर सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, डेवलपमेंट के अंदर, और कराची जैसे इकोनॉमिक हब के अंदर जो सूरत हाल है वो मेरे से ज्यादा मीडिया दिखा रहा है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लिहाजा आपका इस वक्त अपोजिशन का बयानिया, इनका दर्द तो मुझे समझ में आता है कि ये इक्तदार से दूर हैं और वो 35 साल बाद दूर हुए हैं तो बेचैन है और तड़प महसूस हो रही है, लेकिन इक्तदार के अंदर बैठों को इक्तदार से दूरी का दर्द उतना नहीं होना चाहिए जितना नाज बयान कर रही हैं। अच्छा। और आज का जो यौम तासीस के अंदर इज्तिमा था, इन्होंने ज़िया की बाकियात का जिक्र किया, तो आज यकीनन भुट्टो की रूह तड़पी होगी जब ज़िया की बाकियात में से उसकी बेटी जो थी वो आज मरियम नवाज, ये वक्त भी आना था पीपल्स पार्टी पे कि भुट्टो ख़ानदान की बेटी को नवाज शरीफ की बेटी लॉन्च करने वहाँ पहुंची हुई थी। तो ये भुट्टो का बयानिया जो है वो यौम तसीस पे जहाँ जिस मकसद के लिए पीपल्स पार्टी बनी, आज उसी की तदफीन का बंदोबस्त भी पीपल्स पार्टी ने अपने हाथों से उस बयानिए का कर दिया। अब आपने चूंकि जलसे की बात की है, तो जलसा चूंकि एक आपका इनका राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, प्रोवाइडेड कि ये कोरोना और उसके साथ जुड़े चैलेंजेस जो हैं वो ना हों। लाहौर के अंदर भी कानून इनका इस्तकबाल करेगा, मुल्तान में कानून ने इस्तकबाल किया। अच्छा। और कानून ने आज रात जिसने अपनी दिल पिशोरी किया, कानून हाथ में लिया, कानून को ललकारा और उन SOPs की वायलेशन की, इन्फेक्शियस डिजीजेस कंट्रोल एक्ट की लीडर्स, क्योंकि अब ये स्ट्रेटेजी चेंज है। मरियम नवाज, क्योंकि मरियम नवाज हो या कोई भी हो, कोई कानून से बालातर नहीं है, कोई कानून से बालातर नहीं है। और ये पहली दफा है कि जिन्होंने कानून को यरगमाल बना के घर की लौंडी बनाया हुआ था। अच्छा। कानून को, इमरान खान का जुर्म सिर्फ ये है कि उसने इस कानून को आजाद किया। अच्छा। इनके चंगल से छुड़ाया और उसको बाख्तियार किया, एम्पावर किया। और जो इनको नागवार गुजर है, कानून की हुक्मरानी आपको नजर आएगी, वो लाहौर हो या मुल्तान हो, हम हर जगह पे उस कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाएंगे। साहब आप हंस क्यों रहे थे? मैं क्योंकि कानून की हुक्मरानी नजर आएगी, मुझे आप हंसते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? मुझे वो एक डायलॉग याद आ गया एक फिल्म का। सर बड़ी खतरनाक बात है। हाँ जी, वो लॉ एंड ऑर्डर का कह रहे हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी हम करेंगे। और वो मुल्तान में भी उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर और लॉ की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ना है लॉ और ना है ऑर्डर, जिसका लॉ है उसका ऑर्डर। और एक हबीब जाले का मुझे शेर भी याद आ गया, इन्होंने कहा ना 35 साल इक़्तिदार की शराकत दारी और फलां और करप्शन। तो वो हबीब जाले ने कहा था, आदमी है वो बड़ा, दर पे जो रहे पड़ा, जो पनाह मांग ले उसकी बख्श दे खता। अच्छा। इसकी मैं अपना इसमें मैं बिल्ड करूंगा जी। बात ये है कि पार्टियों में जो करप्ट तरीन लोग थे वो तो सारे चले गए तहरीक इंसाफ में, और मैं नाम गिनवा सकता हूं। आप कैबिनेट उठा के देख लें, मुझे आप कैबिनेट के अंदर 10 तहरीक इंसाफ के नजरियाती कारकुन बता दें, आपको मिलेंगे ना। करें ना, मैं आपकी बारी में नहीं बोला, मुझे काइंडली मौका दे बोलने का, मुझे काइंडली मौका दे बोलने का ना, मैं बोल लूं। मैं आपकी बारी में बोला नहीं, मैं आपकी बारी में बोला नहीं, इससे ज्यादा टाइम गुजर जाएगा ना, फिर आपने भी बोलना है तो फिर मसला हो जाएगा। देखिए बात ये है, आप शुरू हो जाएं, मोहम्मद मीर सोमरो, जुबैदा जलाल, फमीदा मिर्जा, फवाद चौधरी, खुसरो बख्तियार सताए होंगे, उन्होंने करप्शन नहीं की है। शेख रशीद के बारे में क्या अल्फाज थे, चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में क्या अल्फाज थे, और केसेस जो हैं कल रात भी गुजरा वाला कल भी ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਲਾ ਦਿਓ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਆਪ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਕੈਮਰੇ से आप इधर अच्छा चलो आपने गल तो सुनो। मैं मुंशी साहब साइड ते ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ, और मेरी गल तो ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ। नहीं अच्छा मैं कह रहा था PML थे ना। अच्छा बात ये है, जब एन आया तो ये साइड पे हो गए, बात ये है अब एन निकल गया तो लोग कट गए। जलसे की गल कर दी थी ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦਿਓ। ATM अल्लाह ताला किसी को अता करे तो जहांगीर तरीन जैसा करे कि जिसको
ना करें ना करें एक एक करके बात कर ना रहे हैं। करें, एक एक करके कर लेना। जातियात नहीं, लीडरशिप पे क्यों नहीं, जा रहे नहीं, हैं? कौन सी लीडरशिप? Narrative दे कौन सी ना। लीडरशिप? मैं narrative दे रहा हूँ। Narrative दे। नैरेटिव ये है अच्छा, कि बताएं। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, ना इस तरह तो मैं नहीं करने दूंगा ना, एक एक करके बात करें। आपने अपनी बारी में बात की, मैं अपना दुख बयान करें, मेरी उनको दुख मेरी बोलें। मर्जी, मैं बात जो एक-एक मर्जी करके बयान बात करूं, करें। मैं बयान करूं, मैं ना करूं, ये मेरा इख्तियार है। अपना बयान करें। आपने मुझे बंद करवाना है, करवा दें। नहीं। आपने मुझे बंद करवाना है, करवा दें। मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता कि फलां को पकड़ लेंगे, फलां को पकड़ लेंगे। ना करें ना, मेरी बारी में रेगुलेट करें, रेगुलेट करें, आप दोनों से रिक्वेस्ट, रेगुलेट करें, ना करें ना करें। मैं आपका बताऊं, आप कौन है? इनको किसने नहीं, पकड़ना नहीं, है? एक क्या सेकंड, मतलब? एक क्यों सेकंड, पकड़ना है? ठीक है नहीं, ना? वो बड़े सीनियर रहनुमा आज हैं। तक कौन से मैं- कहाँ पे मैं- आज तक काउंसिलर मैं असल में इलेक्शन ना नहीं लड़े एक एक कर। मैं गुजरात वाला से इलेक्शन जीते हुए हैं जी, आप जरा ना थोड़ी मेहरबानी करें, एक एक करके। आपकी तरह इलेक्शन हारे नहीं है, इनके- 2 इनके- सीटों पे इलेक्शन लड़ा है, मैं आप इस 95,000 तरह लेकर बैठी हूँ, दोनों से आप रिक्वेस्ट, सिर्फ एक मैं दोनों से खानदान की रिक्वेस्ट, नौकरी, मैं ब्रेक लेनी पड़ जाएगी मुझे। एक खानदान की चाकरी, कम से कम एक ही की है ना, 5-6 की तो नहीं की, तो वो जाके 5-6 की तो नहीं की, जेड़ा इकदार है चाहे उधर गोडियां बैठ जाओ जाके, इस तरह नहीं मेरी दोनों चलेगा। से रिक्वेस्ट मैं है चलाने आपसे। नहीं दूंगा, इसमें मेरी- सब रेगुलेट कर लेना, रेगुलेट कर ले, आप मेरी बारी, बात मेरी मर्जी बात को। कंप्लीट करने मैं ये मैं पूछ कंप्लीट रही हूँ करूँ, ना करे ना, कहते ना हैं करे, कि कंप्लीट करने ना दो। करे। मुझे पकड़वा दे भी, तुम नहीं, कौन नहीं, हो जिसको अच्छा, पकड़वा मैं दे? आपको तारड़ साहब, बताऊंगा एक मैं कौन हूँ, let me- मैं let me बताऊंगा talk to आपको you. मैं कौन हूँ, तारड़ मैं साहब, आपको बताऊंगा मैं कौन सर हूँ। एक नहीं अपनी सर, आप कुछ कम से कम कर अपनी रहे हैं। एलियत पे अच्छा बैठो। डायलॉग, मैं अच्छा, मैं पढ़ा लिखा आदमी, आपने किसके साथ बुला लिया है? ये सिर्फ किसके साथ बुला लिया एक- मंसूर साहब? एक मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझे करने दे। अच्छी शाही political- कम से खानदान की कम एक लॉयल्टी है, कम से कम एक लॉयल्टी है पार्टी के शाही साथ। खानदान का 6 गुलाम पार्टियां कर- तब्दील नहीं की। आप ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें, इससे चुप नहीं शाही करना, खानदान ब्रेक ले के लें, गुलाम ब्रेक ले लें, नहीं चुप किसी करना, को मुझे क्या पता है। मेरी आप दोनों से मुझे पता रिक्वेस्ट, है। आप दोनों सीनियर बारी रहनुमा। मेरी थी मंसूर साहब, आप बोलिए, बारी मेरी थी। फिरदौस साहबा, मैं मैं मुझे इशू पे बात कर रहा आप हूँ, जातियात पे मैं किसकी जातियात पे गया? आप जहांगीर तरीन का जातियात नाम पे लेना मना है, गुनाह है जहांगीर तरीन का नाम लेना। जो इधर है मैं नहीं, जिस मर्जी उसका का नाम नाम लेने लूं, का मकसद मैं जिस नहीं, मर्जी का उसका नाम कोई लूं, भी नहीं आपने यहाँ पे- मरी बीबी का नाम लिया, क्यों लिया आपने मरी बीबी का नाम? मरियम बीबी क्यों लिया जलसे में नाम थी। आपने? मरियम तो बीबी जहांगीर जलसे में जहांगीर थी, तरीन वो एयरपोर्ट पे जलसे था, में ना मेरी करे आपसे दोनों से आपकी कोई रिक्वेस्ट है। लॉजिक नहीं है। आप मरियम बीबी का नाम लेंगी, मैं जहांगीर मरियम- तरीन का लूंगा। मरियम गंगा ना जमुना करे, नाम ना नहीं करे, लाई हूँ। ना करे, आपसे ना रिक्वेस्ट करे, है। ना करे, ना करे, मेरी आपसे ना करे, रिक्वेस्ट है। आप ना करे, मेरी बारी थी, आप दोनों मेरी से बारी रिक्वेस्ट थी, है। मेरी मैं बारी ब्रेक ले लूं, ले मैं ब्रेक। प्रोड्यूसर साहब मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, मेरे ख्याल पे पानी शानी ठंडा करते हैं ताकि माहौल ठंडा हो जाए। मैं नाज़िम ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें, मुझे आज मुनीर फारूक बना दिया, मैं ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद डिस्कशन करेंगे। प्लीज स्टे विद अस, स्टे। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। थोड़ी सी गर्मी हो गई थी ब्रेक पे जाने से पहले, मैंने ज़रा माहौल को ठंडा करने की कोशिश की है, ब्रेक इसलिए ले ली थी। अब ब्रेक के बाद मेरे ख्याल में असल में आसान तरीका ये है कि नाज बलोच साहबा के पास चले जाते हैं, या हम स्टूडियो से बाहर चले जाते हैं। नाज बलोच साहबा, यहाँ पे इतनी गर्मा गर्मी हो चुकी है, अब मामला को हल करने के लिए क्या आपस में इकट्ठे बैठ के डेमोक्रेटिक सिस्टम को इकट्ठे नहीं चलाया जा सकता? ये भी तो एक तरीका कार है, यही तो डिसेंसी है, ये तो खूबसूरती है इस जमहूरियत की। देखिए, डिसेंसी के लिए आपको टॉलरेंस चाहिए होती है, और जमहूरियत नाम है इन अक़दार का कि आप में अदम बर्दाश्त ना हो, आपके अंदर बर्दाश्त मौजूद हो, जो कि मुझे अफसोस के साथ अभी भी आपके प्रोग्राम में नजर नहीं आया। हमने सबने बड़े गौर से सुनी सारी बातें। डॉक्टर फिरदौस साहिबा जो है वो कोई फूल नहीं बरसा रही थी हम पे, वो भी मुस्तकिल तनकीद के निश्तर बरसा रही थी, और बराह रास्त नाम ले ले के बरसा रही थी। कहीं आसफा भुट्टो का जिक्र कर रही थी, कहीं मरियम नवाज का जिक्र कर रही थी, वो भी इस प्रोग्राम में मौजूद नहीं है। आप औरों के ऊपर उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपके अपने ऊपर भी उठती हैं। फिर बर्दाश्त के साथ, हौसले के साथ आप औरों की बात भी सुने। मैं बहुत एहतराम के साथ ही कहती हूँ कि डॉक्टर साहिबा के पास एक हुकूमती ओहदा है, उस ओहदे की ही खातिर मेरा ख्याल है वो डिमांड करता है वो ओहदा ये कि जब आप बात करें और सुने, और बात करें आप भी सुने। तो मैं हौसले के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ, और बात साथ में मैं ये करना चाहती हूँ कि देखिए, मुल्तान का जलसा हुआ, और ये बात आसिफा भुट्टो को किसी की जरूरत नहीं है लॉन्चिंग कराने की। आसिफा भुट्टो उस माँ की बेटी है जिस माँ ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपने बच्चों को पीछे रखकर मुल्क और कौम के लिए यहाँ पे आई, और जिस तरह से अपनी जान की कुर्बानी जमहूरियत के लिए दी, उस अजीम माँ की बेटी है। उनके अंदर भी वही जज्बा है, और वही माँ का जज्बा उनके अंदर मौजूद है जो आज सब पूरी कौम ने देखा। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। दूसरी बात ये कि मुल्तान में जो रवैया हमने हुकूमत का देखा, जो गिलानी, यूसुफ रजा गिलानी साहब साबिक वजीर आजम रहे, उनके बेटों को पकड़ पकड़ के झूठे मुकदमात में कभी कासिम गिलानी को अंदर कर देना, कभी मूसा गिलानी को ले जाके थानों के चक्कर करवाना, टफ करना, सैकड़ों लोगों को एक साथ लॉकअप में डालना। वेयर वर द कोरोना एसओपीज? लेट अस टॉक अबाउट इट देन।
پھر کون سے کورونا کے SOPs کے اوپر آپ عمل درآمد کر رہے ہیں؟ تو یعنی کہ یہ صاف ایویڈنس تھا کہ حکومت کی بوکھلاہٹ PDM سے جس طرح یہ حکومت خوفزدہ ہوئی ہے، حکومت کو پتا ہے ان کے پلے کچھ نہیں ہے. 2 سالوں میں انہوں نے عوام کو ایک بھی ریلیف نہیں دیا. عوام کو مہنگائی، غربت، بے روزگاری، اور اوپر سے آپ یہ دیکھیں کہ جو منفی اشاریہ، جو منفی ہمارے انڈیکیٹرز شو کر رہے ہیں اس وقت گروتھ کے، پورے ایشیا کے اندر ہماری جو گروتھ اتنی افیکٹ ہوئی ہے اس وقت اس ناکام نااہل حکومت. اور فورن افیئرز کے اندر آپ دیکھ لیں کہ یعنی کہ OIC کی میٹنگ ہوتی ہے، کشمیر پہ بات نہیں ہوتی، وہاں پہ دوسری ایشوز پہ بات ہوتے لیکن کشمیر پہ بات نہیں ہوتی. فردوس صاحب، میں اب مجھے اجازت دیجیے گا. حکومت کے اگر اچھا آپ پہلے اپنی بات کمپلیٹ، میں اجازت دیجیے گا، میں ذرا آگے چلوں. جی ناز بلوچ صاحب اجازت دیجیے گا. آپ نے بریک کے اندر ایک بڑا سنگین ایلیگیشن لگایا فردوس عاشق اوان صاحبہ کے اوپر. ڈو یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ؟ آپ نے کہا کہ جی انہوں نے نون لیگ میں جانے کی کوشش کی تھی، پیغام بھجوایا تھا. اس شخص کا نام بھی بتا دیں گے، اور اگر آپ چاہیں گے تو خواجہ آصف صاحب کو آپ کے بھی آن ایئر لے لیں، ان سے پوچھ لیں انہوں نے کس کے تھرو پیغام بھجوایا اور ہم نے پھر انکار کیا. کیونکہ دیکھیں نا، یہ نہیں، میں نے تو نہیں کی، میں کمپلیٹ کر دوں. آپ اس کا جواب دینے دیں، اس کا جواب. بات یہ ہے کہ جو نون لیگ کا نام جو ہے وہ جھوٹوں کی ایک ایسی اتفاق فاؤنڈری کے بعد ایک جھوٹوں کی فاؤنڈری قائم کی گئی ہے، اور اس کا کام جو ہے جھوٹ کرنا، جھوٹ بنانا، جھوٹ مارکیٹ کرنا، اور یہ بے بنیاد من گھڑت اور جھوٹا الزام ہے. اور یہ سارا صرف انہوں نے، چونکہ PMLN کی اس وقت اسٹریٹجی کیا ہے منصور، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگنے لگ جائے. اور یہ میں نے نہیں کہا، سپریم کورٹ نے کہا، اور کیلبری کوئن کس کو کہا. نہیں دیکھیں پھر تو آپ کے لیڈر کے بارے میں کیا کہا، کس کورٹ نے وہ بتایا جا سکتا ہے. ان کی ہر بات جو ہے، آپ تو سچی ہیں، قول اور فعل میں تضاد ہے. جو یہ کہیں آپ سمجھو کہ اس کے پیچھے جھوٹوں کی ایک لازوال داستان ہے، اور وہ لازوال داستان سپریم کورٹ بھی اس کو ایکسپوز کر باہر کی کورٹس بھی کچھ کہتی ہیں. ابھی آپ اس پہ ڈسکشن کا لیول بڑا خراب ہو گیا ہے آپ کے حوالے سے. یہ آپ نے کچھ، میں آپ کی ٹویٹس دیکھ رہا تھا، آپ نے بڑی ذاتی قسم کی کچھ ٹویٹس کر دی، اس پہ بڑے ناراض ہیں نون لیگ والے. آپ نے ان کی جو دادی تھیں، جو نواز شریف صاحب کی والدہ تھیں، ان کے حوالے سے آپ نے کہا حکومت میں ہوتے ہوئے ذاتی عیاشیوں کے لیے چارٹر طیارے استعمال کرنے والوں کو والدہ دادی کے جستخاکی کو کارگو کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. یہ ہونا چاہیے منصور. ہم یقیناً تاڑڑ ہو، ناز ہو، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، کوئی بھی دیکھنے والا سننے والا ہو، کیا کبھی ایسا ہوا میرے پاس اگر 10 روپے بھی ہوں نا تو مجھے میری دادی یا ماں یا ان رشتوں سے زیادہ وہ عزیز نہیں ہو سکتے. اور یہ حقیقت ہے، اس قوم نے دیکھا کہ کیا وہ ہیلی کاپٹر یا وہ سرکاری جہاز جو ہیں وہ نہاڑیاں ہریسے حلوے لے جانے کے لیے بالکل کر سکتی ہوں. استعمال ہوئے بالکل ہوئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری روایات میں تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ قرض لے لیں، ادھار لے لیں، کھربوں روپے کے مالک ہوں آپ کے بچے، اور آپ چارٹر طیارے کی بجائے اس ڈیڈ باڈی کو جس طرح آپ نے بھیجا، وہ ایک تکلیف دہ پہلو ہے. اور وہ تکلیف دہ پہلو ہے، ان کی بیٹی ان کے ہمراہ آئیں، اور اس بیٹی کا ایئرپورٹ پہ حال دیکھنے والا تھا. میرا دیکھیں کہ وہ بیٹی اپنی ماں کی میت کے ساتھ آئی، وہ کس طرح آئی، وہ میت آئی ایسے یہ بتائیں، میت کس طرح پوری دنیا میں کس طرح آتی ہے، کس طرح آتی پوری دنیا میں. آپ کیا بات کر رہی ہیں، آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے. خدا خوفی کریں، بات کرنے کا مقصد تھا کہ شاید آپ اس پہ کہیں گے غلط ہو. گھومنے کے لیے خدا خوفی کریں، باڈیز کی SOPs ہیں، باڈیز ایک طریقے سے آتی ہیں. اس کے اوپر بات میں سمجھا تھا آپ اس کو واپس لیں گی شاید. کیسے حقائق ہے یہ، حقیقت کو کیسے جھٹلا سکتا ہے؟ مجھے بطور انسان، مجھے منصور صاحب بطور انسان شرم آ رہی ہے کہ ایک میت کے بارے میں آپ جس جماعت کی ترجمانی جی آپ 6 کی کرتی نہیں، آپ کو آئیے، آپ 6 کی کرتی نہیں، آپ کو آئیے. میں نے 6 کی تو نہیں کی نا. ہر دور میں نئی جماعت، ہر دور میں نئی جماعت، ہر دور میں نیا لیڈر، جڑا جتے ہو دے نال زندہ باد کے نعرے. ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں وہاں تک ہم نہ جاتے، ایسی ڈسکشن کو BJP میں چلی جائیں گی میرا خیال ہے.
वो बीजेपी का आपकी वो जाएंगी है। जाएंगी जाएंगी वो मोदी का एजेंडा आप लेके चल रहे हैं। वो पता कौन लेके चल रहा मोदी है, का वो एजेंडा हमें पता कौन लेके चल रहा है। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा डेकोरम का ख्याल करें। मोदी का ख्याल करें ना अच्छा करें। एक मिनट, मैं बात सर मैं लेट मी टॉक टू डॉक्टर साहब लिसन, एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए। जी जी बोलिए। मेरे जहन में ये बात थी कि हमारी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इस लेवल तक जानी नहीं चाहिए जहां पे हम किसी डेड बॉडी के हवाले से या किसी मैयत के जो हवाले से discussion करें। हकायक है मंसूर, हकीकत ये है कि उस डेड बॉडी की बेतुकीरी उस खानदान ने की शर्म आनी चाहिए, और वो नहीं होनी शर्म आनी चाहिए। चाहिए। उन्हें चार्टर इंसानियत से ये बिलो डिग्निटी, बिलो ह्यूमैनिटी बात है, बिलो ह्यूमैनिटी बात है, बिलो ह्यूमैनिटी बात है। आपको शर्म आनी अच्छा चाहिए। एक बात बताइए, एक मिनट आप मुझे एक बात बताइए, आपके पूरी एक मिनट नाज़मुल साहबा, लेट मी आस्क अ क्वेश्चन, लेट मी आस्क अ क्वेश्चन नाज़मुल साहबा, एक मिनट इंसानियत से नीचे नाज़मुल बात। साहबा एक मिनट, डॉक्टर साहब लिसन टू मी, डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब एक मिनट मेरी बात सुने। क्या इस वक्त सीएम गवर्नर चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, इन 4 अफराद में से किसी एक ने इस खानदान के साथ ताज़ियत की है? आप लोगों को तौकीरी का अगर इतना ही है, आप लोगों में से किसी ने क्या अच्छा कंडोलेंसेस मुझे दी ये है? बताएं, मुझे ये बताएं कि जिस खानदान के अपना बेटा उसको किसी ने रोका इधर आने से, खान साहब लिफ्टर से गिरे थे, मुझे बताएं ये ना, सबसे पहले अस्पताल किसी के ने पास गए रोका थे। बेटों हमारी को, तरबियत, हमारी उनके अखलाक पोतों ये को, है। किसी ने रोका कि पाकिस्तान इनको में आए। इनको तो खैर वो शर्म क्यों नहीं आती, आए? मुझे शर्म आ गई। जिन्हें फातिहा मुझे पढ़नी शर्म आ चाहिए गई थी, जिन्हें बतौर कब्र में उनकी उतारना फैमिली तो है चाहिए। यहाँ पे ना। बतौर इंसान, शहबाज शरीफ यहाँ पे ये है। क्यों नहीं पूछ रहे इनसे? बतौर उनका इंसान बड़ा मुझे बेटा शर्म आई। मैयत के साथ क्यों नहीं आया? तौबा, तौबा, उनके पोते क्यों नहीं आए? आपको शर्म आनी आप ये क्यों नहीं पूछ रहे? आपको शर्म आनी ये- चाहिए। क्यों नहीं पूछ रहे ये सवाल कि किसने रोका उनको? ये कोई इंसानियत भी कोई चीज होती बताए है। ना लोगों को, अल्लाह ताला की बात किसी पे न लाए। मगर मैं इतना ख्याल में- उनका बेटा किधर है? क्यों नहीं आया? कहना चाहता हूँ, ये बात उनके याद रखा पोते जाए, किधर आए? क्यों नहीं ये आए? बात याद रखा उन्हें जाएगा। माल- ये उन्हें बात माल याद प्यारा रखी था, जाए, माल- जाने माल- नहीं देंगे, अपना जाने माल नहीं जो है, अपना देंगे। इन माल बातों का भी बदला लेंगे। नाज़मुल साहिबा भी कह रही है कि आप इसके बल्कि टेक दिस बैक। क्यों नहीं? मैं आपके हुक्म में चलूं? नहीं मैं आपसे तुमने ये मैनेज किया है इंजीनियर्ड प्रोग्राम, इंजीनियर प्रोग्राम इंजीनियर्ड प्रोग्राम का डॉक्टर साहब मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम कोई किसी भी फैमिली तक न जाए। आप मेरी बात इल्जाम का आप पे जवाब भी ले मैं दो कि मियां नवाज शरीफ को बिल्कुल, पाकिस्तान ये में है। आने से किसने रोका? ये सवाल है आपका, ये सवाल है, ये बिल्कुल उनके राइट दोनों सवाल है। बेटों को, उनके दामादों को पाकिस्तान शर्म आने आनी से, चाहिए जी। समदियों तौबा, को तौबा, जनाजे तौबा, में शामिल तौबा। होने से किसने रोका? जनाजे के बगैर भी आप ये बताएं सवाल, ना, क्यों किसने ये रोका? इस पे जवाब दें। क्यों नहीं आए वो? नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं वापस आते? आप इस पे इसके बगैर भी डिस्कस साहब करें। देखें, आप पे भी इल्जाम है क्यों नहीं आए? इंजीनियर प्रोग्राम का। एक तो मैं नहीं, इनको वो it's okay। मैं इनको जवाब दे नहीं हूँ। आप उनके आपने वकील नहीं हो, उनके भी तर्जमान हो। आप जरा थोड़ी उनके भी सी तर्जमान हो। तमीज कर लें, वो थोड़ी सी एक्सप्रेस में प्रोग्राम थोड़ी सी है। थोड़ी सी डॉक्टर साहब, आप थोड़ी बात सी करें। थोड़ी सी अब नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आते? चुप करा दो, मैं गल करा ना। नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आते? बताइए। हाँ अच्छा, वो क्यों नहीं आए जनाजे मैं में? बात कर लूं? हाँ बोलो, क्यों नहीं आए? देखिए कानून बुला रहे हैं, एक तो इंसानियत जो है ना जी, वो भी कोई चीज होती है। मुझे शर्म आई बतौर इंसान कि क्या बातें यहाँ पे हो रही हैं स्टूडियो के अंदर, और जब वक्त आएगा याद रखा जाएगा। नाज़रीन प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़। आनी चाहिए।